यकीन मानिए अगर आप इस क्लास को, इस वीडियो को देख लेते हैं तो इससे संबंधित लगभग सारे क्वेश्चन जो है आपको क्लियर हो जाएगा जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आपसे ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश क्या है, तो बोलना है आपको कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। कि सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल किसमें होता है, तो आपको बोलना है निर्वात में। आज के इस छोटे से वीडियो में हम आपको क्लास 10th फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन, उसका माइंड मैप के जरिए बहुत ही कम समय में आपको रिवीजन कराने वाले हैं पूरे चैप्टर को। यकीन मानिए अगर आप इस क्लास को, इस वीडियो को देख लेते हैं तो इससे संबंधित लगभग सारे क्वेश्चन जो है आपको क्लियर हो जाएगा जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, और जो छोटे छोटे क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं वो भी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी जो है, आपके दोस्त लोग को भी जो है क्या हो सके, मदद मिल सके। तो देखिए, आप सबको पता है कि पहला जो चैप्टर है फिजिक्स का जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। सबसे पहले जब हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन पढ़ते हैं तो प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं और यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो प्रकाश है एक प्रकार का ऊर्जा है। आपसे ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश क्या है, तो बोलना है आपको कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि यह सीधी रेखा में जो है क्या करती है, गति करती है। यहां से भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश गति करती है हमेशा कहां, सीधी रेखा में, यानी कि सरल रेखा में। उसके बाद आपको पता होगा कि यह विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, यानी कि वेव की तरह भी जो है चलता है, मतलब तरंग के रूप में भी जो है चलता है। ठीक है। और विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग होती है, और ये भी आपसे पूछा जाएगा। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल किसमें होता है, तो आपको बोलना है निर्वात में। निर्वात क्या होता है, जहां पे कुछ नहीं होता है, सभी चीज जो है खाली होता है, उसको निर्वात कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। प्रकाश के बारे में समझ गए, बहुत बढ़िया। अब आप सबको यह भी पता होना चाहिए कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। और प्रकाश के स्रोत भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा कृत्रिम प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत जैसे मान लीजिए कि सूर्य, तारे, जुगनू, जिसको प्रकृति के द्वारा बनाया गया, उससे अगर लाइट निकलता है उसको प्राकृतिक कहा जाता है। और जब मानव के द्वारा कोई चीज बनाया जाता है और उससे प्रकाश निकलता है तो उसको कृत्रिम कहते हैं। जैसे बल्ब, टॉर्च, लाइट, ये सब क्या है, कृत्रिम है ना। और ये भी आपको याद रखना है कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत जो है क्या है, सूर्य है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप सभी लोग कमेंट करिएगा, पीडीएफ वीडियो में आपको इसका पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है। प्रकाश का स्रोत समझ गए। उसके बाद फिर बाबू आप सभी लोग को प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु के बारे में पढ़ना होता है। जैसे कुछ वस्तु जो है प्रकाश उत्सर्जित करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो प्रकाश उत्सर्जन के आधार पे जो है वस्तुएं दो प्रकार के होते हैं। जो प्रकाश उत्सर्जित करता है खुद से उसको क्या कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं, और जो खुद से नहीं करता उसको क्या कहते हैं, अप्रदीप्त कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं, और जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उसे अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे सूर्य, तारे, जुगनू, ये सबसे क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है खुद से, तो ये सब क्या है, प्रदीप्त है। और वहीं कुर्सी, किताब, चंद्रमा, ये सब क्या है, अप्रदीप्त है, क्योंकि इससे जो है प्रकाश उत्सर्जित खुद से नहीं होता। आप खुद सोच करके देखिए, चेयर से, लकड़ी से, सबसे होगा नहीं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। उसके बाद याद रखिएगा, प्रकाश के गमन के आधार पर, यानी कि प्रकाश के आर पार के आधार पर जो है पदार्थ जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला पारदर्शी पदार्थ, दूसरा मतलब पहला जो है पारदर्शी पदार्थ, दूसरा पारभासी पदार्थ, और तीसरा अपारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ उसको कहते हैं जिसमें प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है, जैसे जल हो गया, हवा हो गया, ये सब। और अपारदर्शी उसको कहते हैं जिसके आर पार प्रकाश नहीं हो पाता है। ठीक है। हाँ, जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, किताब हो गया। और जिसमें प्रकाश थोड़ा थोड़ा आर पार होगा उसको क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ कहेंगे। यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाएगा कि घिसा हुआ कांच कौन सा पदार्थ है, तो आपको बोलना है पारभासी। दूध जो है वो कौन सा पदार्थ है, तो आपको बोलना है पारभासी, क्योंकि ये सबसे जो है थोड़ा थोड़ा प्रकाश आर पार होता है। लकड़ी कौन सा पदार्थ है, अपारदर्शी। ठीक है। उसके बाद आपसे किरण पुंज या प्रकाश पुंज के बारे में पूछा जाता है। आप सभी लोग को याद रखना है कि जब एक सिंगल प्रकाश जब सीधी रेखा में चलता है तो उसको प्रकाश का किरण कहा जाता है।
और जब किरणों का बहुत सारा समूह हो जाता है तो उसको किरण पुंज कहा जाता है या प्रकाश पुंज कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा जाता है कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो किरण पुंज या प्रकाश पुंज। और ये 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज में जो है प्रकाश की किरणें कुछ इस टाइप से होती है, एक दूसरे के समांतर चलती है। और अपसारी में सारी किरणें जो है एक बिंदु से निकलती है, और अभिसारी में सारी किरणें जो है जाकर के एक बिंदु पे जमा होती है। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप किरण पुंज क्लियर कर लेते हैं तो फिर यहां से आपसे जो है प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में पूछा जाता है, जो कि चैप्टर का भी नाम है। तो आप सभी को याद रखना है कि प्रकाश जब कोई जो है सतह से टकराता है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई सतह है, ठीक है, ये कोई सतह है, यहां से लाइट आया ऐसे और इससे टकराया, टकरा करके फिर ऐसे लौट गया, यहां से ऐसे लाइट आया और टकरा करके ऐसे लौट गया अपने ही माध्यम में, तो इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। और इसके 2 नियम होते हैं, यहाँ पे आप सभी लोग देख रहे होंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। पहला नियम ये होता है कि जैसे यहां से किरणें आ रहा है, इस सतह से टकरा रहा है, लौट जा रहा है, और बीच में क्या होता है, अभिलंब खींचा जाता है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको कोण आई कहते हैं कि आपतन कोण। और परावर्तित किरण और जो अभिलंब के बीच कोण बनता है उसको कोण आर कहते हैं कि परावर्तन कोण। तो ए और ए दोनों कितना होता है, बराबर होता है, यानी कि अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी कितना 60 डिग्री का होगा। तो पहला तो यही नियम होता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और दूसरा नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, यानी कि ए वाला और ए तीनों जो है एक ही तल में है, क्योंकि भैया ये तीनों को हम लोग आराम से एक तल में बना ले रहे हैं, ठीक है, एक ही सतह पे बना ले रहे हैं, इसलिए बोलते हैं कि एक ही तल में होता है। उसके बाद प्रवर्तन के प्रकार भी 2 प्रकार के होते हैं। प्रवर्तन के प्रकार, जब प्रकाश का जो है प्रवर्तन समतल यानी कि प्लेन सतह से होगा, जैसे दर्पण से होगा, तो उसको नियमित परावर्तन कहेंगे, यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। रेगुलर नहीं भाई, मतलब रेगुलर ही शायद इंग्लिश में बोला जाता है। वहीं अनियमित परावर्तन की बात करें, जिसको असमतल सतह पर जैसे खुरदुरी सतह से जब टकराएगा तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम लोग अनियमित परावर्तन। अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि जो नियमित परावर्तन होता है उसमें जो है क्या होता है भैया, साफ साफ ज्यादा जो है प्रतिबिंब बनता है, और इसमें जो है थोड़ा साफ नहीं बनता है। अगर ये सभी चीजें आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो 1 शॉट भी करवा चुके हैं और लेक्चर बाय लेक्चर भी सारी चीजें पढ़ा चुके हैं। फिर आपको प्रतिबिंब के बारे में बताए थे कि दर्पण में क्या होता है ना, जब कोई वस्तु से प्रकाश निकलता है, जैसे हम बिंदु स्रोत हैं तो हमसे लाइट निकलेगा, निकल करके दर्पण से टकराएगा और टकरा करके जो है एक बिंदु पे जाकर के मिलेगा। अब जहां पे मिलता है वहीं पे उसका क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। तो यही चीजें लिखा हुआ है कि किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब आती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है इसमें किरणें जो है वास्तविक रूप से मिलती है, लेकिन इसमें जो है किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है, और ये हमेशा दर्पण के सामने बनता है, ये दर्पण के पीछे बनता है। ये हमेशा उल्टा होता है, लेकिन ये हमेशा सीधा होता है। आप ऐसे भी ट्रिक से याद रख सकते हैं कि वास्तव में हम जो भी सोचते हैं उसका उल्टा ही होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा, लेकिन कल्पना हम लोग कर लेते हैं सीधा सीधा, तो इसमें सीधा प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद भाई दर्पण के बारे में फिर पूछा जाता है आपसे। तो दर्पण याद रखिएगा क्या है, तो एक कांच का एक भाग है, मतलब कांच जो शीशा होता है उस पर जब चांदी या एल्यूमिनियम का परत चढ़ा देते हैं तो अब प्रकाश के किरणों को परावर्तित करने लगता है, यानी कि परावर्तन के नियम को पालन करने लगता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जो है क्या होता है इसके बारे में बताएंगे, लेकिन गोलीय दर्पण के बारे में याद रखिएगा कि ये भी 2 प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रवर्तक सतह क्या होता है, अंदर की ओर धंसा होता है, लेकिन उत्तल दर्पण का जो है प्रवर्तक सतह क्या होता है, ऊपर की ओर उठा होता है, ठीक है। ये चीजें आप समझ गए, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर समतल दर्पण के बारे में बात करें तो समतल दर्पण जो होता है भैया, समतल दर्पण के गुण कुछ इस टाइप का होता है। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि इसका प्रवर्तक सतह समतल होता है, और समतल दर्पण में वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। जैसे हम 5 फीट का है तो हम जब दर्पण में देखेंगे तो 5 फीट का ही दिखेंगे।
दर्पण से जितना दूर रहेंगे समतल दर्पण में उतना ही पीछे हमारा प्रतिबिंब बनेगा, और जब दर्पण के पीछे बन रहा है तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और जैसे हम लोग घर में जो यूज करते हैं वो हमारा क्या होता है, समतल दर्पण होता है। तो यही लिखा हुआ है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है और प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। जैसे मान लीजिए कि यह हमारा हाथ है, अगर हम राइट हाथ को दिखा रहे हैं तो हमारा जो है दर्पण में क्या दिखाई देगा, लगेगा कि भाई लेफ्ट हैंड जो दिखाई दे रहा है, मतलब कि बायां वाला दायां भाग दिखाई देने लगता है, दायां वाला बायां। ठीक है, ये होता है, समझ गए। उसके बाद फिर गोलीय दर्पण के जो अवतल उत्तल होते हैं उसका फोकस के बारे में बताए थे कि अवतल दर्पण का फोकस का परिभाषा क्या होता है, मुख अक्ष के समांतर आने वाली जो किरणें हैं प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसको बिंदु का क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, मतलब दर्पण का फोकस कहते हैं अवतल का। और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। ये हो गया। उसके बाद फिर हम आपको बताए थे कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला के बारे में, कुछ संबंध है, जैसे r बराबर 2f होता है, यानी कि वक्रता त्रिज्या जो है हमेशा फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है। ये चीजें आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला है आपका। दूसरा दर्पण सूत्र आपको याद रखना है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, जहां पे आपका u क्या है, वस्तु दूरी, v क्या है, प्रतिबिंब दूरी, और f क्या है, फोकस दूरी है। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर हम आपको जो है फोकस के बारे में तो बता ही चुके हैं। फिर उपयोग के बारे में आप याद रखिएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग जो है शेविंग मिरर के रूप में किया जाता है, दाढ़ी ये सब मूछे सब बनाने जाते हैं तो वहां पे भैया अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु को निकट यानी कि नजदीक रखा जाता है। तो दूसरी चीजें आपको याद रखना है कि टॉर्च, सर्च लाइट, हेडलाइट ये सब जो होता है उसके प्रवर्तक के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, और सौर भट्टी में यूज किया जाता है, और साथ ही डॉक्टर के द्वारा जो है नाक, कान, गला ये सब जब जांच किया जाता है तो उसमें भी जो है इसका यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण का उपयोग जो है वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, साइड मिरर वाला इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो है सेविंग मिरर यानी कि हजामती दर्पण महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रीट लाइट के रूप में, सुरक्षा मिरर के रूप में, और धूप के चश्मे में जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो आपसे सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव में भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर आपसे जो है अंतर पूछा जाता है अवतल और उत्तल में, तो इस थोड़ा सा अंतर को आप समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर अंतर की बात करें तो अवतल दर्पण जो होता है उसका प्रवर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है, लेकिन उत्तल दर्पण का प्रवर्तक सतह ऊपर की ओर उठा होता है। आपको समझाया भी थे कि आ से अंदर और ऊ से ऊपर होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, लेकिन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। ये चीजें आपको ध्यान देना है। और अवतल दर्पण में बड़ा और छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में सीधा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है जिसे वास्तविक कहते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में सीधा बनता है जिसे काल्पनिक कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं बाबू, अपसारी दर्पण कहते हैं। उसके बाद कुछ जो है गोलीय दर्पण की चिन्ह परिपाटी है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। इसमें जो है जैसे कोई भी दर्पण है, ठीक है, तो सभी दूरियां जो है ध्रुव से मापी जाती है। यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दर्पण में जो है दूरियां कहां से मापी जाती है, तो आपको बोलना है ध्रुव से। ठीक है, ध्रुव के जो बाईं ओर की दूरी होगी वो निगेटिव होगा, और जो दाईं ओर की दूरी होगा वो पॉजिटिव होगा। वस्तु हमेशा जो है बाईं ओर रखा जाएगा, यानी कि इस साइड में रखा जाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब इधर और इधर दोनों साइड बन सकता है, इधर जब बनेगा तो काल्पनिक और इधर जब बनेगा तो वास्तविक। ठीक है, हाँ, ऊंचाई ऊपर की ओर अगर ले जाएंगे तो धनात्मक होगा, नीचे की ओर रहेगा तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो यही आपका चिन्ह परिपाटी है। तो यही आपका माइंड मैप था। अगर आप लोग चाहते हैं, हो सकता है आपको जो है नहीं समझ में आया हो, क्योंकि हम यहाँ पे रिवीजन के नजरिए से आपको बता रहे थे। अगर आपको और बेहतरीन तरीके से जानना है, समझना है सभी चीज़ों को एकदम विस्तार तरीके से, तो हम इसी चैनल पे इस चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से वन शॉट के माध्यम से पढ़ा दिए हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं, या मतलब ये चाहते हैं कि मिल जाए इमेज के रूप में, ताकि हम प्रिंट आउट करके या मान लीजिए ऐसा कलर से ही बना करके हम जहाँ पे पढ़ते हैं स्टडी टेबल पे वहाँ पे रख सकें और टाइम टाइम पे रिवीजन कर सकें, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में क्या करिएगा, लिखिएगा PDF। ठीक है, हम आपको लिंक दे देंगे इसका। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा।
मिलते हैं किसी और खास वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।